नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 12। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गाजीपुर दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं गाजीपुर। बीजेपी के कई दिग्गज गाजीपुर में भरेंगे हुंकार। थोड़ी ही देर में पवहारी बाबा आश्रम के दर्शन करेंगे। पूर्व सैनिकों से संवाद और सम्मान का भी कार्यक्रम है। आईटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। तो बीजेपी के कई दिग्गज इस वक्त मौजूद है गाजीपुर में। थोड़ी देर में पवहारी बाबा के दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद पूर्व सैनिकों से संवाद और सम्मान का कार्यक्रम रहने वाला है। आईटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो अब जेपी नड्डा का मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो आपको बता देते हैं। 11:40 पे गाजीपुर पहुंचे हैं, तो वहीं 11:50 पर जेपी नड्डा पवहारी बाबा आश्रम का उनका कार्यक्रम रहने वाला था। फिलहाल वो थोड़ी ही देर में पवहारी बाबा आश्रम में दर्शन पूजन करेंगे, जिसके बाद बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। और करीब दोपहर 12:25 का वो समय है जब पूर्व सैनिकों से मुलाकात करेंगे। पूर्व सैनिकों से संवाद और सम्मान का भी उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। 1:30 बजे आईटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 2:40 पर बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी कार्यालय में लोकसभा संचालक समिति जिला पदाधिकारी के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे और करीब 3:15 पर वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज मिशन 2024 के लिए गाजीपुर से हुंकार भरते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आने वाले हैं। थोड़ी ही देर में पवहारी बाबा पहुंचेंगे, जहां पर दर्शन पूजन करेंगे। और इसके बाद आपको बता दें कई कार्यक्रम रहने वाले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के, और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम इस दौरान मौजूद होंगे। प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान मौजूद होंगे और कई बड़े पदाधिकारी इस पूरे कार्यक्रम में गाजीपुर में सम्मिलित होंगे। तो आईटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है, जिसके बाद वो वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, बूथ स्तर पर पूरे कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले पूर्व सैनिकों के साथ संवाद करेंगे, सम्मान करेंगे, और उसके बाद बूथ अध्यक्षों से बातचीत करते हुए, जानकारी लेते हुए और कामों को लेकर किस तरह से संगठन को हर इस चुनाव को देखते हुए किस तरह काम करना, इसका जिक्र होगा। आईटीआई मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो गाजीपुर दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे गाजीपुर और थोड़ी ही देर में पवहारी बाबा के दर्शन पूजन की वो तस्वीरें भी आएंगी। तो आश्रम में दर्शन पूजन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आएंगे। कार्यकाल का विस्तार होने के बाद पहली बार वाराणसी और वाराणसी से गाजीपुर पहुंचे हुए हैं जेपी नड्डा। क्योंकि गाजीपुर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है चुनाव को देखते हुए, क्योंकि बीजेपी की पकड़ अभी गाजीपुर से बहुत दूर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ अंसारी भी जुड़ चुके हैं, उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। आसिफ, सबसे पहले क्या अपडेट, क्या जानकारी? जी बिल्कुल बता दें, पुलिस लाइन हेलीपैड जेपी नड्डा जो इसी पवहारी बाबा पे यहाँ पे दर्शन पूजा करेंगे। उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और तमाम उनके साथ नेता भी मौजूद है। देख सकते हैं हमारे पीछे ये इसी पवहारी बाबा पे पूजा अर्चना करेंगे और इसके साथ निकल के तुरंत जाएंगे, सैनिकों के साथ सम्मान करेंगे, फिर सम्मान करेंगे, फिर इसके आईटीआई मैदान में एक बड़ी सी जनसभा करेंगे। बिल्कुल आसिफ, तैयारियां एक बार दिखा दे तस्वीरें। इस आश्रम में किस तरह से तैयारियां की गई हैं और कितने देर का कार्यक्रम इस आश्रम में रहने वाला है?
जी, मैं पीछे ठीक देख सकते हैं, इसी पवारी बाबा पे अर्चना पूजा करने के लिए जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। इसी पवारी बाबा पे पूजा अर्चना कर फिर इसके बाद नंद होटल में जाएंगे, फिर इसके बाद सम्मान करेंगे, सैनिकों के साथ फिर संवाद करेंगे। बिल्कुल आसिफ, और देखिए किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। इसके साथ ही आसिफ जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। किस तरह से जनसभा की तैयारियां की गई हैं, कितनी संख्या में वहां पर पहुंचने वाले हैं लोग? बिल्कुल, आपको बता दें कि एक ITI मैदान में एक बड़ा सा जनसभा करेंगे। 2024 को चुनाव को देखते हुए लोकसभा सीट जो गाजीपुर के 2022 का सीट हार चुके थे भारतीय जनता पार्टी, उसी लोकसभा सीट का आज ये आगाज करेंगे गाजीपुर से चुनाव। जी ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये पूरी तैयारियां की जा रही हैं और इसके बाद जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात रामपुर की करेंगे। आजम खां के हेट स्पीच मामले में सुनवाई आज है। हेट स्पीच मामले में MP MLA कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था ये केस। निगरानी समिति की टीम दर्ज किया था ये केस। आजम खां के खिलाफ ये केस, अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र केस की भी सुनवाई आज है। तो लोकसभा चुनाव के दौरान ये केस दर्ज हुआ था। निगरानी समिति की टीम ने दर्ज कराया था केस। तो हेट स्पीच मामले को लेकर MP MLA कोर्ट में ये सुनवाई हो रही है। आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। इसके साथ ही अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र केस को लेकर भी आज जो MP MLA कोर्ट में सुनवाई होगी। तो क्या कुछ कोर्ट के दौरान दलीलें रखी जाती हैं, ये देखना होगा। हेट स्पीच मामले में MP MLA कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इसके साथ ही जन्म प्रमाण पत्र को लेकर भी ये सुनवाई होनी है। लोकसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच का ये पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद निगरानी समिति की टीम ने ये केस दर्ज कराया था और आज MP MLA कोर्ट में इसी की सुनवाई होनी है। इसके साथ ही साथ अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में सुनवाई भी आज होगी। रामपुर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आजम खां के हेट स्पीच मामले में आज सुनवाई होनी है। लोकसभा चुनाव के दौरान ये केस दर्ज हुआ था और निगरानी समिति की टीम ने ये पूरा केस हेट स्पीच को लेकर दर्ज कराया था। आजम पर शहजाद नगर थाने में ये केस दर्ज हुआ था। इसके साथ ही साथ अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण केस में भी सुनवाई आज है। तो MP MLA कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। क्या कुछ बातें इस सुनवाई में की जाती है, क्या दलीलें रखी जाती है, आजम खां के पक्ष रखने हुए वकीलों के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि MP MLA कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। लोकसभा चुनाव के दौरान ये हेट स्पीच का मामला सामने आया था, जहां हेट स्पीच देते हुए आजम खां नजर आए थे, जिसे लेकर निगरानी समिति की टीम ने आजम खां पर यह केस दर्ज किया था और आज इसी को लेकर पूरी सुनवाई है। आजम पर शहजाद नगर थाने में केस दर्ज हुआ था। MP MLA कोर्ट में आज इसी पर सुनवाई होनी है। इसके साथ ही साथ अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में भी आज सुनवाई होनी है। रामपुर से बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं। हेट स्पीच मामले में MP MLA कोर्ट में सुनवाई होनी है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फहीम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, आज एक बार हेट स्पीच मामले को लेकर MP MLA कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या कुछ ये सुनवाई रहने वाली है? इसके साथ ही साथ कितने बजे ये सुनवाई होगी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो 12 बजे के बाद का टाइम है। जैसे 2 बजे के लगभग ये आजम खां के परिवार को पहुंचने की उम्मीदें जताई जा रही हैं।
आज चूंकि जो हेट स्पीच का मामला है, जो शहजाद नगर थाने के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ था 2019 में, उसको लेकर सुनवाई होनी है और साथ ही अब्दुल्ला आजम का जो 2 जन्म प्रमाण पत्र वाले मामला है उसमें भी सुनवाई होनी है। तो आज पूरा परिवार की 3 मामलों में सुनवाई होनी है और ये 3 मामले 10 बजे से कोर्ट में लगे हुए हैं और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि ये आजम खां आए और अपनी वेट करें। तो जिस तरह से 2 बार पीछे ऐसा हुआ कि दोनों तारीखों पर इनका परिवार नहीं पहुंचा है, तो आज इनके पहुंचने की उम्मीद है और इसमें आज जिरह होनी है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने जुर्माना डालने के बाद आजम खां की जिरह का अवसर को समाप्त किया था, खत्म किया था, उसको फिर से चालू कराने के लिए आजम खां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें फिर 2000 रुपए का जुर्माना डालकर अदालत ने अलाउ कर दिया है जिरह को। जबकि जिरह का जो अवसर था इनका समाप्त हो चुका था, लेकिन इनके आग्रह पर उस जिरह के अवसर को दोबारा बहाल किया गया है। आज उसमें जिरह होनी है और जिरह होने के बाद उसमें फिर क्या नतीजा निकलता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से लगातार इस मामले को बहुत टाइटली लेकर कोर्ट चल रहा है और इसमें रोज सुनवाई हो रही है और सुनवाई बड़ी तेजी के साथ हो रही है। लगभग सभी गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और इसमें जिरह होनी बाकी थी, जिस जिरह ना होने की वजह से कोर्ट नाराज भी था आजम खां और आजम खां के अधिवक्ताओं से, जिसको लेकर कोर्ट ने एक बार 5000 का जुर्माना लगाया था और अगली बार भी जब जिरह नहीं की गई थी और उसमें हाजिरी माफी मांगी गई थी और ये कह दिया गया था कि आज उनका स्वास्थ्य खराब है, तो तब भी फिर कोर्ट ने नाराज होकर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया था। इस तरह से लगातार कई बार इनके ऊपर जुर्माना लगाकर इस जिरह के अवसर को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही ये जिरह का अवसर समाप्त हुआ तो आजम खां के अधिवक्ता ने इसमें प्रार्थना पत्र दिया कि उनको जिरह करने का मौका दिया जाए, तो 2000 रुपए की पेनाल्टी डालने के बाद इनको फिर से बहाल किया गया है और आज इसमें जिरह होनी है। जो गवाह हैं उनसे, उन गवाहों को फिर कोर्ट ने तलब किया है, बुलाया है आज, और आज आजम खां का परिवार भी पहुंचने की उम्मीद है। तो देखना ये होगा कि अब इसमें क्या रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से लगातार आजम खां के मुकदमे लगे हुए हैं और रोज किसी न किसी मामले में सुनवाई हो रही है, उससे लगता है कि आजम खां के ऊपर जो शिकंजा है अदालत का वो कस रहा है और कहीं ना कहीं अब्दुल्ला आजम के ऊपर भी उनकी विधायकी के ऊपर तलवार लटक रही है। तो ये थोड़ा सा जो है देखना भी दिलचस्प होगा कि कोर्ट कितनी जल्दी इसमें फैसला लेता है और जिरह कब तक चलती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहीम इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए, आज हेट स्पीच मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में ये सुनवाई होनी है और इस सुनवाई को लेकर क्या कुछ बातें सामने आती हैं और क्या दलीलें रखी जाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण 10 दिन की छुट्टी लेकर गायब हो गए हैं। शासन में लोक निर्माण विभाग की कई फाइलें होल्ड पर है। जनवरी से लेकर मार्च तक होता है लोक निर्माण विभाग के महत्वपूर्ण महीने, तो विभागीय कामकाज छोड़कर प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण मना रहे हैं छुट्टी। तो पीडब्ल्यूडी के विभाग के लिए जनवरी से लेकर मार्च तक का जो महीना है वो बेहद महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन इस बीच पीडब्ल्यूडी प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण इस वक्त छुट्टी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। 10 दिनों की छुट्टी में गायब है प्रमुख सचिव। इसके साथ ही आपको बता दें कि चूंकि G20 और इन्वेस्टर समिट भी सामने है, जिसे लेकर सरकार लगातार प्लान बना रही है, लेकिन इन सब के बावजूद इस वक्त छुट्टी पर हैं पीडब्ल्यूडी सचिव। तो विभागीय कामकाज छोड़कर प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण इस वक्त छुट्टी मना रहे हैं। तो उनकी छुट्टियों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये जो समय है जनवरी से लेकर मार्च तक का पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए पीक टाइम बताया जाता है, जहां पर छुट्टियों का सवाल नहीं। और इस बीच हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए, मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, देखिए पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव किस तरह से नरेंद्र भूषण छुट्टी मनाने के लिए रवाना हो गए हैं, जहां एक तरफ लगातार कहा जाता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग का जो पीक टाइम है वो जनवरी से लेकर मार्च तक है। इसके साथ ही G20 सम्मेलन है, इन्वेस्टर समिट है, इसको लेकर भी तमाम तैयारियां चल रही है, लेकिन उस बीच इस तरह की छुट्टी लेना कई सवाल खड़े कर रहा है।
हाँ बिल्कुल, देखिए समझिए, ऐसा लगता है कि जो प्रमुख सचिव हैं नरेंद्र भूषण, चूंकि जो सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाएं हैं वो उनकी प्राथमिकताएं नहीं है, बल्कि उनकी प्राथमिकताएं उनकी जो व्यक्तिगत कार्यक्रम है वो हैं। क्योंकि अंदाजा आप लगाइए कि आपने खुद ही कहा कि G20 हो गया, इन्वेस्टर समिट हो गया, ऐसा एक महत्वपूर्ण आयोजन जिस पर पूरे देश और दुनिया की नजरें हैं, और हर एक विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं, जो प्रमुख सचिव हैं, जो अफसर हैं, जो मंत्री हैं, सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, और PWD को भी 90,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य दिया गया है सरकार की तरफ से। लेकिन ऐसे में अंदाजा लगाइए कि ऐसे में प्रमुख सचिव साहब छुट्टी पर चले गए। अच्छा, ये तो मामला जो इन्वेस्टमेंट का है वो तो है ही, उसके साथ साथ जो जनवरी, फरवरी, मार्च का जो महीना होता है ये पीक टाइम होता है PWD में। जो सड़कें बनती हैं उनके आवंटन का शासन स्तर पे जो फाइलें होती हैं वो निस्तारित की जाती हैं, जिन सड़कों में पैसे की कमी होती है उन्हें दिया जाता है, और मार्च के बाद फिर वित्तीय वर्ष खत्म हो जाता है। और मार्च के बाद हर साल ऐसा होता है, कहा जाता है कि PWD ने इतना बजट था, इतना खर्च नहीं कर पाया, उसके जो अफसर हैं वो फिसड्डी हैं, जो इंजीनियर हैं वो काम करना नहीं चाहते, जो विभागाध्यक्ष हैं उनका मन नहीं लगे, तमाम आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन उसकी तह में अगर आप जाएंगे तो पता चलेगा कि सबसे बड़ा जो कारक होता है वो शासन स्तर पर बैठे हुए अधिकारी होते हैं, जो समय पे सड़कों के आवंटन की फाइलों को निस्तारित नहीं करते। और ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि जब नरेंद्र भूषण, जिनको प्रमुख सचिव जो हैं, जो विभाग के सर्वोच्च अधिकारी हैं, जब वो ही ऐसे पीक आवर में 10 दिन की छुट्टी चले जाएं तो बाकी अफसरों के क्या कहने। वैसे जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि नरेंद्र भूषण साहब, जब मुख्यमंत्री ने लक्ष्य दिया था प्रदेश में गड्ढा मुक्ति अभियान का, और मंत्री से लेके और तमाम लोग सड़कों पे उतरे थे, जो PWD के एक एक एम्प्लॉई हैं उनकी छुट्टियां तक रद्द कर दी गई थी, वो हफ्ते में 7 दिन 24 घंटा काम कर रहे थे, उस समय भी नरेंद्र भूषण साहब PWD से छुट्टी लेके यहाँ से दिल्ली रवाना हो गए। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि विभाग को लेके वो इतना सक्षम है, कितना विभागीय कामकाज को लेकर कितना वो समय देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि छुट्टी पर जाने के बाद जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वो भी उन्होंने कह रखी हैं कि उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, जब वो आएंगे तभी निर्णय लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो किस तरह से विभागीय कामकाज छोड़कर फाइलें होल्ड पर रखकर सचिव नरेंद्र भूषण इस वक्त 10 दिनों की छुट्टी पर है। प्रशासन में लोक निर्माण विभाग की कई फाइलें होल्ड पर है, काम होल्ड पर है, लेकिन उस सब के बावजूद बिना किसी चिंता के प्राथमिकता को दरकिनार कर छुट्टी मनाते हुए सचिव नजर आ रहे हैं। लोक निर्माण विभाग में CD2 डिवीजन में 12 करोड़ का घोटाला। नवी पना में अंधे की चौकी के नाम पर 54 करोड़ की सड़क हुई थी स्वीकृत। 54 करोड़ की बजट में 12 करोड़ रुपए हो गए गायब। तत्वकालीन अधिशासी अभियंता AK सिंह का कारनामा सामने आया है। AK सिंह प्रमोट होकर हो गए अधीक्षण अभियंता। AK सिंह के प्रमोशन होने के बाद हुआ घोटाले का खुलासा। पूरे मामले को दबाने की हो रही है तैयारी, तो विभागीय मंत्री ने तलब की पूरे मामले की जानकारी। विभागाध्यक्ष संदीप कुमार ने पूरे मामले में बनाई वित्त नियंत्रण और अफसरों की कमेटी। तो किस तरह से ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है खुलकर, और देखिए जहां एक तरफ सरकार लगातार ये योगी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बना रहे हैं, प्रशासन बना रहे हैं, जीरो टॉलरेंस है, लेकिन इन सब के बावजूद किस तरह विभागों में अभी भी भ्रष्टाचार पनप रहा है। लोक निर्माण विभाग में CD2 डिवीजन में 12 करोड़ का ये घोटाला सामने आया है। इस घोटाले को लेकर अब क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि देखिए घोटाले को लेकर संज्ञान में तो लिया गया, लेकिन कार्रवाई क्या होती है ये देखने वाली बात होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ मनीष पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, लेकिन उन सब के बावजूद लगातार एक के बाद एक मामले विभागों से सामने आ रहे हैं, और इस बार फिर से लोक निर्माण विभाग में CD2 डिवीजन में 12 करोड़ का घोटाला सामने आया है। मनीष, लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात की जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद विभागों में किस तरह से लोक निर्माण विभाग में एक बार फिर से 12 करोड़ का घोटाला सामने आया है?
बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से एक तरह से रोक लगाई गई है। रोक लगाई गई थी पीडब्ल्यूडी में। अगर थोड़ा सा नियमों की बात करेंगे तो जो निवर्तन होता था, निवर्तन एक मद होता था, होता क्या था कि अगर किसी और मद में पैसा है उसे किसी और मद में ट्रांसफर करके जो अफसर होते थे वो मलाई काटते थे, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई। लेकिन ये जो मामला है, ये मामला बड़ा ही गंभीर है, क्योंकि इस मामले में एक करीब 54 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी सड़क की, जो लखनऊ शहर की सड़क थी, लखनऊ जनपद की सड़क थी, और उस सड़क के 12 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं मिल रहा है कि वो 12 करोड़ रुपए अफसरों ने खर्च कहाँ किए। दरअसल मामला भी नहीं खुलता। मामला चूंकि पहले ये CD1 एक डिवीजन है लखनऊ का, वहां पर ये सड़क थी, वहां पर इसका काम चल रहा था, लेकिन बीच में शासन ने मुख्यालय के स्तर पर जो है निर्णय लिया गया और CD1 को तोड़ के उसे CD2 में मिलाया गया। और उस समय जो तत्कालीन जो अधिशासी अभियंता थे AK सिंह, वो अब प्रमोट होके SE हो गए, मतलब अधीक्षण अभियंता हो गए, और उन्हें अपनी कुर्सी से हटना पड़ा। हटने के बाद मामला खुला है। इस मामले को लेके बड़ी तेजी भी दिखाई जा रही है। वित्त नियंत्रक से लेके और तमाम जो अफसर हैं इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने में लगे हुए हैं। और जो हमें जानकारी मिल रही है, विभागीय मंत्री जो जतिन प्रसाद हैं, उन्होंने भी इस मामले में पूरी जानकारी तलब की। लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आप इतना बड़ा खेल इसे मतलब कलेजा पता अफसरों का अभी भी है। ऐसे भ्रष्टाचारी अफसर अभी भी सिस्टम में बैठे हुए हैं कि जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सरकार क्या करने वाली है, सरकार की मंशा क्या है। जो सरकारी धन है उसकी अगर बंदर बाट करते हैं या उसको इधर उधर करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। ऐसा बिल्कुल डर ऐसे लोगों में देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल ये मामला पूरा शुरुआती स्तर पर काफी दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब अंदर ही अंदर गोपनीय ढंग से इस मामले में जांच चल रही है। देखना ये होगा कि ये जो 12 करोड़ का हिसाब है वो अफसर दे पाते हैं या फिर इनके खिलाफ इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है। इसके साथ ही साथ मनीष, AK सिंह का नाम भी लगातार सामने आ रहा है कि जिस तरह से प्रमोशन हुआ उनका और प्रमोशन के बाद ये घोटाला सामने आया है, उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई सामने आ सकती है? देखिए, निश्चित रूप से अगर वास्तव में इस मामले में सही ढंग से जांच की गई और जो अफसर हैं अगर उन्होंने वास्तव में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया तो 12 करोड़ रुपया जो है छोटा मोटा मामला नहीं है। बिल्कुल, 12 करोड़ रुपया बहुत होता है। और इस 12 करोड़ रुपए को अगर जांच में अगर ये पाया गया कि उन्होंने जो है दूसरी जगह पर इस पैसे उसका इस्तेमाल किया है या फिर किसी और माध्यम से निकाला है, तो निश्चित रूप से निलंबन तय माना जाएगा। क्योंकि अगर AK सिंह का प्रमोशन नहीं होता, वो उस कुर्सी से हटते नहीं, तो जाहिर तौर पे ये मामला दब जाता और किसी और मद से इस पैसे को निकाल के यहाँ पे खाना पूर्ति कर ली जाती या ठेकेदारों से सेटिंग करके या फिर नीचे के अफसरों से सेटिंग करके इस मामले को मैनेज कर लिया जाता। लेकिन दूसरी तरफ आप समझिए, देखिए कि जब वो कुर्सी से हटे तभी ये मामला सामने आया और तभी अब इस पर जांच शुरू हुई है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बृजभूषण शरण सिंह का बयान, नंदिनी नगर में हरियाणा के 300 से ज्यादा खिलाड़ी मौजूद, तो ये बयान सामने आया है बृजभूषण शरण सिंह का। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बृजभूषण शरण सिंह का यह बयान सामने आया है। लगातार चुप्पी साधे हुए थे, कोई सफाई सामने नहीं आ रही थी, लेकिन इस सब के बीच पहले ये सामने आया कि प्रेस वार्ता करते हुए नजर आएंगे, अपने आवाज पर ये प्रेस वार्ता करेंगे। और प्रेस वार्ता से पहले बड़ा बयान उनका सामने आया है। खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, आप उनका बयान लीजिए और खिलाड़ियों का बयान लीजिए। मुझे सामने कम से कम 300 खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, आप उनका बयान लीजिए और खिलाड़ियों का बयान लीजिए। मुझे सामने कम से कम। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।